तो अब हम देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, जिसमें पहला लिमिटेशन आपके सामने है। ये जो बोर्स मॉडल था सिर्फ और सिर्फ वैलिड था बच्चों एक इलेक्ट्रॉन एटम के लिए। बोर्स मॉडल किसके लिए वैलिड था बच्चों? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मॉडल के लिए। तो आपने देखा हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, ये सभी क्या है? वैलिड है फॉर वन इलेक्ट्रॉन एटम। सो आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे, ये क्या है? लिमिटेशन है बोर्स मॉडल का। ओके, पॉइंट नंबर 2, ऑर्बिट वेयर टेकन एज अ सर्कुलर। तो बोस ने क्या कहा था? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। लेकिन एक अगले साइंटिस्ट समरफेल्ड जिन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं जस्ट लाइक अ प्लैनेटरी सिस्टम। आगे बढ़ेंगे, इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड। तो ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में है हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, फिलहाल इतना ध्यान में रखिएगा। 4 पॉइंट भी ध्यान में रखा तो भी सफिशिएंट रहेगा आपके लिए। पॉइंट नंबर 4, न्यूक्लियस वॉज टेकन एज अ स्टेशनरी बट इज ऑल्सो रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। तो यहां पे इन्होंने बोस ने क्या बोला बच्चों कि जो न्यूक्लियस होता है बच्चों, न्यूक्लियस क्या होता है? स्टेशनरी होता है, बट हमें पता है न्यूक्लियस क्या होता है? रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। ठीक है, तो ये पॉइंट आप स्टार मार्क कर देंगे, आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द माइन्यूट स्ट्रक्चर इन स्पेक्ट्रल लाइन। तो फिर से वही बात, स्पेक्ट्रल लाइन फिर से आ चुकी है, जो कि यहां हम डिटेल में नहीं देखने वाले। स्पेक्ट्रल लाइन हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिटेल में देखेंगे। फिलहाल आप इस चीज को नोट कर लेंगे और कम से कम 4 पॉइंट ध्यान में रखेंगे कि लिमिटेशन क्या है। सो मेरे हिसाब से सबसे आसान लिमिटेशन है, इसको ध्यान में रखना। सेकेंड पॉइंट इसको ध्यान में रखना और थर्ड पॉइंट इसको ध्यान में रखना। और फोर्थ तो बहुत आसान है, बहुत बार चीजों को आपने देखा होगा। न्यूक्लियस स्टेशनरी नहीं होता है, न्यूक्लियस क्या होता है? खुद के एक्सिस में घूमता है। ओके बच्चों, पॉइंट नंबर 6 की बात करें तो ये पॉइंट आपको इतना डिटेल में नहीं है, बट फिर भी ये पॉइंट मैंने नोट करने के लिए दिया है आपको। डज नॉट एक्सप्लेन द जीमन इफेक्ट, दैट इज अ स्प्लिटिंग ऑफ अ स्पेक्ट्रल लाइंस इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड स्टार्क इफेक्ट, जैसे कि स्प्लिटिंग ऑफ इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्प्लिटिंग ऑफ इन मैग्नेटिक फील्ड नहीं बताया स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में, और स्प्लिटिंग ऑफ इन इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में नहीं बताया। ये डिटेल में नहीं है आपको, तो मैं आपको बोलूंगा कि ये पॉइंट को ध्यान में ना रखें, बस लिख के रखें। पॉइंट नंबर 7, दिस डज नॉट एक्सप्लेन द डबलेट्स इन स्पेक्ट्रल। अब ये स्पेक्ट्रल लाइन नहीं बताया तो बच्चों सिंपल सी बात है, इन्होंने क्या एक्सप्लेन नहीं किया? डज नॉट एक्सप्लेन द डबलेट्स इन द स्पेक्ट्रम ऑफ द सम एटम लाइक सोडियम। ठीक है, तो ये डबलेट्स आप ध्यान में रखेंगे, नहीं ध्यान रखा तो भी चलेगा क्योंकि इतना डिटेल में ये नहीं है आपको। तो आपको पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 तक ध्यान में रखना है। ओके बच्चों, सो चलिए आगे बढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक। पिछले 15 साल की अगर बात की जाए तो एवरी ईयर बोर्स का क्वेश्चन रहता है। बोर्स का क्वेश्चन स्टेट की बात करो या तो एंट्रेंस की, सो आपके एग्जाम में हर साल ये पेपर में आता है। सो मैं बोलूंगा कि ये जो बोर्ड्स का टॉपिक है बच्चों, वेरी मोस्ट आईएमपी, हर साल एग्जाम में आता है विदाउट गैप, हर साल आता है। तो इसका मतलब ये कि आप इस साल भी इसको डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो पहला आपको क्या प्रूफ करना है बच्चों? रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट। तो मैं आपको बता देता हूं बच्चों कि आपको प्रूफ क्या करना है। तो रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट आपको प्रूफ करना है क्या? रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो आपको इसके लिए पता होना चाहिए बोर्स के पोस्टुलेट। फिर भी मैं सभी पोस्टुलेट बताता हूं। पहला पोस्टुलेट क्या था बच्चों? स्टेबिलिटी के बारे में था। ठीक है, सेकेंड पोस्टुलेट बच्चों क्या था बच्चों? क्वांटम के बारे में था, क्वांटम कंडीशन। और तीसरा पोस्टुलेट बच्चों ट्रांजिशन या तो फ्रीक्वेंसी के बारे में था। ठीक है, सो पहले पोस्टुलेट की अगर बात की जाए बच्चों तो पहला पोस्टुलेट हमें लर्न है। क्या होता है पहला पोस्टुलेट? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, बट घूमने के लिए लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स किसके कारण प्रोवाइड होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण। क्वांटम में क्या पढ़ा? एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, h विद द प्लैंक्स कांस्टेंट, n विद द नंबर ऑफ ऑर्बिट या तो क्वांटम नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो ट्रांजिशन में क्या होगा? जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर स्टेशनरी ऑर्बिट टू लोअर स्टेशनरी ऑर्बिट, तो क्या रेडिएट करता हो? फोटोन एनर्जी, दैट इज h न्यू। सो यहाँ पे हमें दो चीजों का यूज करना है, पहला और दूसरा यूज करना है। तो सबसे पहला काम हमें पता होना चाहिए बोर्स का पहला पोस्टुलेट। सो फर्स्ट पोस्टुलेट से हम इसको डिराइव करेंगे बच्चों। सो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होता है बच्चों? सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। ठीक है,
तो सेकेंड पोस्टुलेट हम देख लेंगे क्या होता है। सेकेंड पोस्टुलेट हमें पता है बच्चों क्या होता है, सेकेंड बाय सेकेंड पोस्टुलेट। सो हमें पता है तो मैं लिख देता हूं एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ये छोटा n है NH। ठीक है बच्चों। सो L इक्वल टू क्या होता है P इंटू आर। P की जगह पे क्या यूज करेंगे आप, मैं इसको इरेज कर दूं, इसको हटा देता हूं। P की जगह पे आप क्या यूज करेंगे, मास इंटू वेलोसिटी। R अपनी जगह पे NH अपॉन 2 पाई। तो यहां तक स्टेटमेंट ध्यान में रखिए। सेंटीपिटल फोर्स बच्चों हाफ mv² अपॉन r सेंटीपिटल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज का स्क्वायर। एक चार्ज होगा आपका न्यूक्लियस का और एक चार्ज होगा आपका इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, न्यूक्लियस का चार्ज z इंटू ई लेते हैं, फिर क्या होगा डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, सो यहां से बच्चों आपको करना क्या है, आपको यहां से v हटा देना है। सो ये v का स्क्वायर है, तो इसको हटाने के लिए हम डिटेल में देखेंगे। तो अब जगह नहीं है, सो मैं इसको अलग से लिखता हूं, ये लीजिए, या फिर इस वाइट स्क्रीन पे आप देख लीजिए। सो वाइट स्क्रीन पे अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा, ब्लैक स्क्रीन ज़्यादा बेटर लगती है मुझे तो। सो क्या पता चलेगा बच्चों, ये कि पहला पोस्टुलेट में हमने जो लिखा था, क्या लिखा था mv² अपॉन r इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू न्यूक्लियस का चार्ज। ठीक है बच्चों, और एक चार्ज क्या आएगा इलेक्ट्रॉन का, डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका एटम होता है। मैं अभी डायग्राम ड्रॉ नहीं करूंगा, जगह कम रहती है। तो हमें क्या करना है बच्चों, v² को हटा दें, क्योंकि हमको सिर्फ रेडियस का लेना है, वेलोसिटी का डेरिवेशन लेना नहीं है, वेलोसिटी का बाद में देखेंगे। तो पहले v² को हटा दिया जाए। तो देखो क्या क्या कैंसिल होता है बच्चों, यहाँ कैंसिलेशन में r कैंसिल हो गया इससे, तो एक r बच गया यहाँ पे। सो क्या आएगा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इनटू क्या आ जाएगा ZE² अपॉन m इंटू आर। ये आ गया v²। मैं इसको बोलता हूँ पहला इक्वेशन। उसके बाद हम नंबर 2 ट्राई करेंगे। सेकेंड पोस्टुलेट mvr इक्वल टू क्या होता है बच्चों NH अपॉन 2 पाई। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए बच्चों, वेलोसिटी का स्क्वायर चाहिए। तो आपको पता है मुझे v का स्क्वायर करना पड़ेगा, बोले तो सबका स्क्वायर करना पड़ेगा। n² s² अपॉन क्या आ जाएगा 4 पाई² इंटू m² r²। आप समझ गए, मैंने यहाँ पे क्या किया बच्चों, स्क्वायरिंग कर दिया। सो यहाँ पे जैसे ही मैंने स्क्वायरिंग कर दिया तो अपने आप सबका स्क्वायर हो जाएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे हर एक चीज़ का स्क्वायर है। v² को यहीं पे रखा हमने और बाकी सबको क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों, सब कुछ बराबर है। ओके, सो अब हमारे पास क्या है बच्चों, पहला इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन है। अब हम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। सो ये जो स्टेटमेंट हम लोग चला रहे हैं r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²। ये बच्चों आपके पेपर में मोस्ट IMP है। पेपर में डेरिवेशन 3 मार्क का आ चुका है, बोर्ड एग्जाम में पिछले साल में आया था, और इसका न्यूमेरिकल भी आ चुका है। सो आप ध्यान से इस चीज़ को करिएगा। ओके, सो दोनों से हमने क्या पता चला, v² इक्वल टू क्या होता है बच्चों v²। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ZE² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, सॉरी ये तो गलत हो गया, ऑलरेडी लिख लिया था मैंने, तो सिर्फ क्या आएगा mr। ओके, दूसरा v² क्या हो जाएगा n² s² अपॉन, देख सकते हैं आप मैं यहाँ से ही वैल्यू ले रहा हूँ 4 पाई² इंटू m² r²। अब कैंसिलेशन कर दो, 4 कैंसल, पाई कैंसल, एक पाई बच गया, और क्या कैंसिल, m से m कैंसिल, एक m बच गया, r से r कैंसिल, एक r बच गया, और हमें r ही निकालना था। सो हम r को इस साइड भेज देंगे, बाकी सब इस साइड आ जाएगा। क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट n² h²। ये NH का स्क्वायर है बच्चों, ठीक है, NH का होल स्क्वायर बोल सकते हो। NH यानी नेशनल हाईवे भी ध्यान में रखो ताकि आपको पता रहे, ये NH हमेशा साथ में आते हैं। ठीक है, NH हमेशा साथ में आते हैं। सो पाई मी स्क्वायर, पाई मी मराठी में आप बोलते हो ना पाई मी। ओके, सो पाई मी बोलो, ध्यान में रहेगा। तो पाई मी स्क्वायर, और आपको पता है एक न्यूक्लियस का क्या आता है बच्चों Z। सो फिलहाल ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया है। हमें पता है यहाँ से क्या क्या पता है बच्चों, कि एप्सिलॉन नॉट h इनकी वैल्यू हमें लर्न होती है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, सब के सब कांस्टेंट है। तो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² अपॉन z। ठीक है,
एक और चीज़ बता दूं बच्चों, ये एप्सिलॉन नॉट, एच की वैल्यू, पाई की वैल्यू, इसकी वैल्यू, सबकी वैल्यू पुट करो तो फिर आपका आंसर कुछ ऐसा आता है बच्चों, 0.53 एमस्ट्रॉन्ग इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। ये भी एक फॉर्मूला बनता है। अब आपको एक और बता देता हूँ, ये एन के टर्म में था तो सब जगह एन डाल देना चाहिए। क्या डालना चाहिए? nth रेडियस, nth रेडियस, है ना। तो ये आर एन डाल देंगे डेरिवेशन में। सो nth रेडियस स्टार्टिंग से डालो या तो एंडिंग में डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ nth रेडियस। सो ये डेरिवेशन आपके पास है, आप इसको देख लेंगे। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए। ग्राफ भी दे दिया है मैंने यहाँ पे। सो ये है आपका डेरिवेशन। ठीक है बच्चों, सो ये आपका डेरिवेशन है। सो ये फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे। कैसे ध्यान में रखेंगे? आर इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, मैं इसको फिर से ब्लैक स्क्रीन लेता हूँ, आर इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर, एस स्क्वायर अपॉन पाई मी स्क्वायर, पाई मी मराठी में आप बोलते हो ना, पाई मी स्क्वायर इंटू जेड। ठीक है, सो क्या होता है 0.53 एमस्ट्रॉन्ग इंटू क्या होगा एन स्क्वायर अपॉन जेड। सो ये फॉर्मूला ध्यान में रखिए। ठीक है बच्चों, और यहां से पता भी चलता है हमें कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड। ओके, सो यहाँ पे क्या है बच्चों, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, तो ग्राफ बच्चों ऐसा बनेगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चों स्क्वायर है तो स्क्वायर का ग्राफ बिल्कुल ऐसा ही बनता है। तो ये ग्राफ किसका है? आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। और ये जेड क्या होता है एच एटम के लिए? जेड हमें पता है, जेड इक्वल टू 1। ठीक है, एक लास्ट जो मैंने ऑलरेडी बताया आपको, क्या बताया? रेडियस ऑफ इनर मोस्ट ऑर्बिट दैट इज एन इक्वल टू 1। अगर हम यहाँ पे एन इक्वल टू 1 पुट कर दे तो 0.53 एमस्ट्रॉन्ग आ जाता है। ये एमस्ट्रॉन्ग मैंने यहाँ ले लिया था, चलता है। और हाइड्रोजन एटम का Z1 होता है, सो इसी का नाम और एक होता है बोर्स रेडियस ए नॉट। ठीक है, सो ए नॉट की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 0.53 एमस्ट्रॉन्ग। ये किसके लिए होता है बच्चों? फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। यानी कुल मिला के मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ, ये पहला रेडियस है जो कि 0.53 एमस्ट्रॉन्ग होता है। सो एच एटम का बोले तो हाइड्रोजन एटम का पहले ऑर्बिट का रेडियस मुझे याद हो गया, 0.53 एमस्ट्रॉन्ग होता है। सेकेंड ऑर्बिट का निकालना है तो आप क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे? R2 इक्वल टू 0.53, सेकेंड ऑर्बिट मतलब n इक्वल टू 2, स्क्वायर करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। एटम क्या है आपका? H, दैट इज ये। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए Z क्या होता है? 1। सो ऐसे निकाला जाता है बच्चों। तो फॉर्मूला जो बॉक्स मारा है उसको याद कर लो। एक और बॉक्स रेडी कर लो, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एस स्क्वायर अपॉन पाई मी स्क्वायर इंटू जेड। डन। सो ये बॉक्स होना चाहिए। सो फॉर्मूले की लिस्ट में नोट कर लेंगे। अगला फॉर्मूला वेलोसिटी का, जिस तरीके से मैंने आपको पिछला डिराइव करके दिया था वहाँ पे आपने देखा था वेलोसिटी ऐसा बनता है। सो कैसा बनता है? यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से। ठीक है, सो यहाँ से वेलोसिटी निकाली जाएगी आपकी। ठीक है बच्चों, सो दोनों पोस्टलेट आप यूज़ करेंगे, दोनों को डिराइव करेंगे, आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। आर को स्किप करना है आपको, तो मैंने आपको बता देना है कि कैसे स्किप होगा आर। यहाँ पे हमें m और m तो एक्चुअली कैंसलेशन में चला जाएगा, r का फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। और जैसे हम r पुट करेंगे तो फॉर्मूला आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ v बच्चों। ठीक है, सो इसका डेरिवेशन आप डायरेक्ट यहाँ से यूज़ करेंगे बच्चों। तो अबो रिलेशन स्पीड ऑफ nth ऑर्बिट कैन बी कैलकुलेटेड एज, इसका डेरिवेशन नहीं आया तो आप सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे। v इक्वल टू क्या होता है? ई स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट एन एच। और आपको पता है इसके साथ में क्या आता है बच्चों? z। ठीक है, ओके। सो ये एक प्रकार की वैल्यू आपको याद करनी है। कौन सी वैल्यू याद करनी है? ये वाली वैल्यू बच्चों, ये। ठीक है, कुल मिला के ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एच। ठीक है, ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एच, ये याद करना। और कितना होता है? c अपॉन 37। सो ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट h कितना होता है? c अपॉन 137। तो इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी जाएगी। ठीक है बच्चों, ओके आगे बढ़े। और इसकी वैल्यू 2 पॉइंट के समथिंग होती है, 10⁻⁵ आता है। ठीक है, 10⁻⁶ या तो 10⁻⁵।
ओके बच्चों, सो ये वैल्यू याद रखेंगे आप। ये पहले ऑर्बिट के लिए है, पहले ऑर्बिट की वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की इतनी ही होती है। सो आप इसको लर्न कर लेंगे। ग्राफ देख सकते हैं आप, ये क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है जो कि एंट्रेंस के लिए काम का है, जो एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए। सो किसका ग्राफ है बच्चों, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। और H एटम के लिए क्या होता है बच्चों, Z की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, Z की वैल्यू 1। ओके, सो ये डेरिवेशन आपके लिए होमवर्क है, आप इसको डिराइव कीजिए 3 टाइम्स, प्रैक्टिस कीजिए इसके अच्छे से, और मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप इसको डिटेल में भेजिए। सो आपका 3 टाइम इसका प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। ठीक है, और मुझे आप ये सेंड कीजिएगा एज अ प्रूफ। सो चलिए आगे बढ़ेंगे। और फॉर्मूला आपने याद कर लिया होगा। सो एक और बॉक्स में पुट कर देता हूँ। क्या होता है बच्चों, E²/2 एप्सिलॉन नॉट एन एच, और क्या आएगा Z। ये एक और बॉक्स, तो ये भी फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। देखो बच्चों, यहाँ पे हमने जो ये वैल्यू निकाली, इस वैल्यू की बात कर ली जाए। स्पीड ऑफ इनर मोस्ट ऑर्बिट n = अगर आप 1 पुट करोगे, इनर मोस्ट मतलब फर्स्ट ऑर्बिट। सो हाइड्रोजन आइटम का Z क्या होता है, 1, मैंने बताया। सभी वैल्यू पुट करेंगे कहाँ पे बच्चों, इस फॉर्मूले में। सो आपको आंसर मिल जाएगा कितना, 2 × 2.2 × 10⁶, दैट इज 2 × 10⁶ मीटर/सेकेंड। सो रेडियस क्या होता है, ये सभी चीज़ें याद हो गई होगी आपको। सो बच्चों याद कर लो, रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट का कितना होता है, 0.53 एंगस्ट्रॉम। और वेलोसिटी फर्स्ट ऑर्बिट की बच्चों कितनी होती है, 2 × 10⁶ मीटर/सेकेंड। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे एक्स्ट्रा पॉइंट्स की तरफ, जो कि एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। सो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, इतना जरूर बता देता हूं कि एंगुलर स्पीड क्या होती है बच्चों, V = ओमेगा r होता है। तो ओमेगा = V/r। V हमें पता है, देखो सॉरी ओके। सो क्या पता है हमें, V पता है। V क्या होता है बच्चों, हाँ सॉरी ठीक है, V क्या होता है बच्चों, Z/n। ओके, और R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, n²/z। सो ओमेगा क्या आ जाएगा बच्चों, ये ओमेगा क्या आ जाएगा, Z ऊपर जाएगा, Z का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, ये n³ हो जाएगा। ठीक है, मैं इनको मिटा देता हूं। ओके, फ्रीक्वेंसी सबको पता है ना, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, अगर ओमेगा ये है तो हमको पता है टाइम पीरियड = क्या होता है, 2π/ω। या तो ऐसा याद रखो, ओमेगा = क्या होता है, 2πf, या तो फ्रीक्वेंसी का न्यू ले लो। ठीक है, ओमेगा = 2πν। सो न्यू = क्या हो जाएगा बच्चों, सिंपल सी बात है, न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। तो जो ओमेगा का है वही फ्रीक्वेंसी का होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का आपस में क्या होगा, उल्टा पुल्टा होगा। सिंपल सी बात है, समझ गया होगा आपको क्यों हुआ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। सो आई होप कि आप ये तीनों के तीनों को ध्यान में रखेंगे। ओमेगा निकालना आ गया आपको, तो बाकी सब आ जाएगा। ठीक है, ओके। सो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा बच्चों, एंगुलर मोमेंटम = क्या होता है, mvr। और आपको पता है, मैंने आपको vr निकालना सिखाया है, तो याद कर लो, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²/z और v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z/n। ठीक है, इसके कारण बाकी आ जाएंगे आपको। ओके, तो कोरस्पॉन्डिंग करंट क्या होता है, करंट = बच्चों होता है, हमें पता है, चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, तो चार्ज अपॉन टाइम आपको पता है, चार्ज मतलब क्या होता है, ई, और टाइम का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, फ्रीक्वेंसी। सो करंट = चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी। सो हम पुट करेंगे फ्रीक्वेंसी का रिलेशन और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, समझ गया होगा, तो क्या समझ गया होगा, ये मैं इरेज कर दूं क्या, ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। क्योंकि हमको पता है करंट = IT वाले क्या रहते हैं बच्चों, चार्ज रहते हैं। सो I = क्या आएगा, चार्ज अपॉन टाइम, और टाइम का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, फ्रीक्वेंसी। सो मैंने ये यहीं से लिखा है। आई होप कि आप समझ गए।
चलिए, मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिज्म का टॉपिक है, जहाँ पे क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट बच्चों करंट इनटू एरिया होता है, ठीक है। सो करंट हमें पता है, एरिया एरिया। सो करंट हमें पता है और एरिया का यूज़ तो है नहीं, सो मैग्नेटिक मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। अब आप वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन एरिया बच्चों ध्यान में रखिएगा, एरिया क्या होता है पाई आर का स्क्वायर। सो आर का स्क्वायर कर दो, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, सो मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात की जाए तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, ये फॉर्मूला होता है म्यू ज़ीरो अपॉन, ये याद कर लो, डायरेक्ट यहाँ पे लिखा है तो मैं इसको म्यू ज़ीरो अपॉन क्या करता हूँ वैसे ही रखता हूँ, 2 ले लेता हूँ, और ये क्या होता है आई अपॉन आर होता है। सो ये फॉर्मूला आपको आगे काम आएगा, अगर आपका नहीं हुआ है तो आगे ये हो जाएगा। सो अभी टेंशन लेने का नहीं, क्योंकि ये पॉइंट सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, इंटर स्टूडेंट के लिए है, नॉट फॉर स्टेट बोर्ड। स्टेट बोर्ड के लिए एक्स्ट्रा में काउंट हो जाएगा बच्चों। स्टेट बोर्ड में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, ये रहेगा स्टेट स्टेट स्टेट। सो आई होप कि आपको समझ गया, ये तो मैंने ऑलरेडी बताया, ये भी स्टेट के लिए है, बस इतना ही स्टेट के लिए है। तो ये 4 पॉइंट सिर्फ और सिर्फ स्टेट के लिए है, बाकी पूरा आपका एंट्रेंस वालों के लिए, ठीक है। ओके, सो ये एंगुलर बताया मैंने बच्चों, लीनियर मोमेंटम भी आ सकता है। लीनियर मोमेंटम बता दीजिए जल्दी से, क्या होता है लीनियर मोमेंटम, P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। सो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z अपॉन M, क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z अपॉन M। डन, चलिए आगे बढ़ेंगे। सो अभी हमको पढ़ना है बच्चों एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपकी टेक्स्ट बुक में है, आप उसको जल्द से जल्द निकाल लीजिएगा। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 328। सो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमें सबसे पहले पढ़ना है। पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल बच्चों यू हो सकता है या तो पीई आप लिखते हो, ठीक है। सो बच्चों चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है, क्या होता है चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जिनको नहीं पता है वो लिख लेंगे चार्ज के लिए, फॉर चार्जेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम देखते हैं ये, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी चार्ज के बारे में बात चल रही है, स्टैटिक चार्ज। ओके, तो क्या होगा बच्चों, चार्ज स्क्वायर दैट इज चार्ज 1 इंटू चार्ज 2 अपॉन आर, दैट इज रेडियस या तो डिस्टेंस। तो चार्ज 1 किसका होगा, चार्ज 1 होगा न्यूक्लियस का, ले लो, किसका भी ले सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है, आगे पीछे चलता है। इसका आप ले लो, न्यूक्लियस ले लिया, आप ले लो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ा दिया जाए इसको। ओके, थ्योरी नहीं डेरिवेशन देखा जाए तो देख सकते हैं आप। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो कांस्टेंट यही है बच्चों, इनटू न्यूक्लियस का चार्ज ZE लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस इलेक्ट्रॉन का, मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस में होता है बच्चों, आ गया डिस्टेंस। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। सो ये K मतलब क्या है बच्चों, यही है, यानी आपका जो ये K है ये है, ठीक है। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस आ जाएगा बच्चों ये ZE का स्क्वायर अपॉन R। सो ये आपकी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। अब आते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सिंबल आपने K लेना है या तो आपने क्या लेना है ऐसा, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी बच्चों क्या होता है, हाफ mv²। हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला याद किया है, नहीं याद किया है तो याद कर लेंगे, ठीक है। सो क्या होता है बच्चों वेलोसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बच्चों, n होता है। सो NH नीचे आएगा, E² अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट NH, और आपको पता है एक्स्ट्रा में Z मल्टीप्लाई होता है, सो वो कर देंगे मल्टीप्लाई। अब क्या बच्चों यहाँ पे स्क्वायर था तो ऑब्वियस सी बात है इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, और हमने पुट करना है वैल्यूज़, कितनी आ जाएगी बच्चों, Z² इंटू E⁴ अपॉन, ठीक है बच्चों, 2 की जगह पे आएगा 4 इंटू एप्सिलॉन नॉट n² h², सबका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपकी क्या आ जाएगी बच्चों, काइनेटिक एनर्जी। आई होप कि आप ये चीज़ों को समझ गए होंगे, आगे बढ़ेंगे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हर चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप दी गई है, ठीक है। ओके, सो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी इन्होंने डिराइव करने की कोशिश की गई है, सो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो।
तो सिंपल सा फॉर्मूला हमें पता है, काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ऑफ इट्स मोशन। सो क्या होगा बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू, ये नया टेक्निक से भी आप यूज़ कर सकते हो, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, mv²/r होता है बच्चों। और यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होगा बच्चों, अभी हमने देखा है, हमको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब कांस्टेंट 1/4πε0 इनटू क्या होता है, चार्ज 1 इंटू चार्ज 2 दैट इज ZE। ठीक है, ये न्यूक्लियस का चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज। सो ये आ जाएगा आपका R का स्क्वायर। सो ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इनको सॉल्व कर लिया तो आपका फॉर्मूला ये आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या एडजस्ट किया होगा बच्चों, इन्होंने 1/2 का एडजस्टमेंट किया होगा। सो यहाँ से क्या मिल गया हमको, काइनेटिक एनर्जी मिल गई। क्या है काइनेटिक एनर्जी, 12 mv²। बाकी को साइड में डाल दिया। सो काइनेटिक एनर्जी आ गई हमारी 12 mv²। बाकी को हम नीचे ले लेंगे 1/ क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से कुछ कैंसिलेशन होता है क्या, देख लो, नहीं होता है। तो ये आ जाएगा 8πε0 और r ऊपर एक r कैंसिलेशन हो गया बच्चों, ZE²/r। ये जो k है यहाँ पे नहीं पुट किया गया है, k 1/4πε0 था, पुट कर देंगे तो k नीचे आ जाए, मतलब 4 नीचे आ जाएगा तो 8 बन जाएगा। ठीक है, सो ये इतना बनता है k। तो आगे बढ़ जाएंगे, देखिए यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी गई है, k की भी पुट कर दी गई है। सो k की वैल्यू मैं बता चुका हूँ आपको कितनी होती है, 1/4πε0। ठीक है, k क्या होता है 1/4πε0 और इसकी भी वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल के लिए बता देता हूँ, 9 × 10⁹ होती है। ठीक है बच्चों, सो इस तरीके से वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। अब k की वैल्यू डालोगे तो क्या होगा, बड़ा डेरिवेशन हो जाएगा, तो डायरेक्ट आप क्या करो, k के टर्म में यूज़ करो। ठीक है, तो डेरिवेशन आपका थोड़ा छोटा आपको लगेगा। तो काइनेटिक एनर्जी पुट किया यहाँ पे क्या पुट किया, पोटेंशियल एनर्जी। इसको सॉल्व किया तो आंसर क्या आ गया बच्चों, ये आ गया। ठीक है, इसका LCM 2 हो गया। ठीक है, तो जो चीज़ें कॉमन है बाहर ले ली बच्चों, देख सकते हैं आप यहाँ पे सॉरी। सो kZE²/RN कॉमन था, 1/2 - 1 सॉल्व किया तो कितना आ गया, kZE²/RN 1/2 कितना आ जाएगा, -1/2। सो ये फॉर्मूला ऐसे बना है। अब उसके बाद आपको पता है ये RN तो डालना पड़ेगा, RN की वैल्यू डाल देंगे तो फाइनल फॉर्मूला आपका इतना आता है। तो एनर्जी क्या होता है बच्चों, me⁴/8ε0² n² h² z का स्क्वायर। तो 2 z आते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो क्या हो जाता है z का स्क्वायर। ये एक z आ गया यहाँ के रेडियस का और एक z आ गया इसका खुद का, तो ये इस तरीके से z का स्क्वायर बनता है। n के टर्म में है, n पुट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैंने NH को साथ में लिया है, देख सकते हैं आप फॉर्मूला बिल्कुल सेम। एक्चुअली मुझे याद है इसलिए टाइम बचा लिया हमने। सो यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट किए जाते हैं। सो ये एडजस्टमेंट आपको प्रैक्टिस से आ जाएंगे, बट एक्चुअली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है, रिचार्ज याद रखेंगे, RCH रिचार्ज। सो रिचार्ज Z², रिचार्ज Z²/n²। सो E = मैं ब्लैक स्क्रीन दिखा दूँ आपको। E का पहला फॉर्मूला बच्चों क्या है, me⁴/8ε0² n² h² माइनस में रहता है बट z का स्क्वायर भी आता है। सो इक्वल टू क्या होता है बच्चों, माइनस रिचार्ज Z²/n²। सो एक्चुअली में ये इंपॉर्टेंट है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z², इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। ठीक है, और ये जब वैल्यू पुट करते हैं हम तो हमारा आंसर कितना आता है, 13.6 eV। सो E का और एक फॉर्मूला नोट कर लेंगे, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z²/n²। ये काम का है, ये काम का है। ठीक है, ये रीडबर्ग कांस्टेंट, इसकी वैल्यू पुट की जाती है तब जाके ये आंसर बनता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सो बहुत सारी डिटेलिंग आपको पता चल जाएगी न्यूमेरिकल के फॉर्म में, तो फिलहाल ये आप नोट कर लेंगे। सो ये एक फॉर्मूला बॉक्स कर दिया मैंने उसको, और ये एक फॉर्मूला इसको भी मैंने बॉक्स कर दिया, तो आप सभी बॉक्स को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सो ये हो गया हमारा टोटल एनर्जी। अब आप इसका एक्स्ट्रा का डायग्राम देख सकते हैं जो कि आपके टेक्स्ट बुक में भी है। सो ये टेक्स्ट बुक में आपको डायग्राम मिल जाएगी, तो आप इसको नोट कर लेंगे। अब डायग्राम में चीज़ें बता देता हूँ। ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, और ये कौन सा है, इन्फिनिट ऑर्बिट। ठीक है, इन्फाइनाइट ऑर्बिट है। ठीक है, इन्फाइनाइट ऑर्बिट है तो एनर्जी क्या होगी बच्चों उसकी 0। ओके, ठीक है, तो मैं सबकी वैल्यू निकाल के देता हूँ आपको। ठीक है,
तो देखिए एक्चुअली आपको याद भी होना चाहिए, मुझे याद है एक्चुअली, सभी याद है, ये इंट्रेंस वाले तो सब याद कर लेंगे वैल्यू 1.5, 0.8, 0.54। इंट्रेंस वालों को सभी वैल्यू याद करना है, स्टेट वाले कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो निकालना पड़ता है। सो आ जाते हैं फॉर्मूले से। सो ई एन इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। सो ये पूरा एच एटम के लिए निकालने जा रहे हैं, फॉर एच एटम, हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, जेड की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1। सो हम फर्स्ट ऑर्बिट निकालेंगे, बाद में सेकेंड ऑर्बिट, बाद में थर्ड ऑर्बिट, बाद में फोर्थ ऑर्बिट, बस इतना निकाल लेते फिलहाल। सो वैल्यू पुट करेंगे, फर्स्ट ऑर्बिट की बात अगर की जाए तो क्या हो जाएगा बच्चों, जेड की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, क्या आ जाएगा बच्चों, सिंपल सी बात है, क्या आ जाएगा, जेड का स्क्वायर 1 मतलब 1 का स्क्वायर 1, 1/1। सो E1 हमें लर्न हो गया बच्चों -13.6 EV। E1 लर्न होना चाहिए बच्चों, ये ध्यान में रखिए। चलिए ठीक है, 2 की बात करो, हमने वैल्यू कर दी पुट -13.6 EV एज इट इज़। क्या होगा, Z तो क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1, N की वैल्यू 2 पुट कर दी यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर बच्चों 4। सॉल्व करेंगे इसको, आंसर आ जाएगा A2 इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, 4 3 ज़ा, सो -3.24, दैट इज 3.4। ठीक है, आ गया बच्चों। नेक्स्ट E3 की बात अगर की जाए तो क्या आ जाएगा, पूरा जैसे का वैसा लिखो। अब क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे 3 है, सो 3 का क्या होगा स्क्वायर, कितना हो जाता है 9। जेड की वैल्यू बच्चों 1, तो 1 का स्क्वायर 1 पुट किया, डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा बच्चों, सो 9 1 ज़ा 9, सो -1 पॉइंट, कितना बचा था यहाँ पे 9, 4 बच गया था, सो 5 के आसपास आएगा। EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट 4 के लिए वैल्यू पुट करेंगे, सो E4 भी हमारा आना चालू हो जाएगा। E4 कितना आएगा बच्चों, बताओ जल्दी से, पूरा जैसे का वैसा लिखो। Z स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, 4 है यहाँ पे, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज़ अ फोर्थ ऑर्बिट, यानी 16। सो ये जाएगा नहीं, डिवाइड नहीं होगा, तो क्या आ जाएगा, ये पॉइंट नहीं है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ओके, सो ये चलो ठीक है। सो E4 की बात कर रहा हूँ मैं, माइनस अपनी जगह पे, 16 से नहीं जाता है तो क्या लग जाएगा 0, 16 से 136 जाएगा 8 टाइम, तो 0.8 आगे 5 आता है, EV में आंसर आता है। सो मैंने इतने सारे निकाल दिए हैं, आपको भी निकालना आ जाएगा, आप इसकी प्रैक्टिस करो। एंट्रेंस वाले अगर आप हो, अगर एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, तो कुछ भी करके आपको इसको याद ही करना पड़ेगा, नो ऑप्शन। क्या पेपर में निकालते बैठोगे, टाइम जाएगा, टाइम ही तो सब कुछ है। सो आप पेपर में इनको याद करके जाएंगे, आपका समय बचेगा। सो एंट्रेंस के लिए आपको लर्न रखना है, स्टेट वाले इस तरीके से मैन्युअली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे आपको सभी चीज़ें मिल गई है। सो ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आप निकाल लो। ठीक है, और इन्फाइनाइट के लिए क्या होता है बच्चों, 0। सो ये पहला जो है, इसको लेमन बाल्मर पाशन ब्रैकेट पी फॉर्म, ठीक है, वो भी बता दूं मैं आपको, आगे जाके बताऊंगा ही, मैं पहले बता देता हूँ। सो n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5। सो लेमन बाल्मर पाशन, लेमन बाल्मर पाशन, कैसे याद करेंगे इसको, लेमन बाल्मर पाशन ब्रैकेट पी फंड, पी फंड, पहला दूसरा बॉल। ठीक है, सो पहला बॉल पास करने का, ध्यान में रहेगा आपको ट्रिक, या फिर सीधे सीधे याद कर लो, लेमन बाल्मर पाशन ब्रैकेट पी फंड, कम ऑन, लेमन बाल्मर पाशन ब्रैकेट पी फंड, वन मोर, फिर से एक बार जल्दी से याद करेंगे इसको, कैसे, लेमन बाल्मर पाशन ब्रैकेट पी फंड, वंस मोर, लेमन बाल्मर पाशन ब्रैकेट पी फंड, लेमन बाल्मर पाशन ब्रैकेट पी फंड। ओके, सो आई होप आपने इसको याद कर लिया होगा, मैं इसको रिपीट बताऊंगा आपको, बट फिलहाल आप इसको ध्यान में रखिएगा। और एक ट्रिक है मेरे पास, इसकी बहुत सारी ट्रिक थी वैसे, बट ज़्यादा ट्रिक बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाएगा। आप इसको ऐसे ही याद कर लो, या फिर ऐसे, लाल लाल बाल पाल, याद है आपको, लाल बाल पाल सुना होगा आपने। ठीक है, सो कहाँ सुना होगा, हिस्ट्री में सुना होगा। ठीक है, सो लाल बाल पाल ऐसे याद कर लो, लाल पहला, दूसरा बाल, तीसरा पाल। सो ऐसा भी ध्यान रख सकते हो। चलो ठीक है, तो फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा है ईच बोर्स ऑर्बिट हैज़ अ डेफिनेट एनर्जी, हर एक में क्या है, डेफिनेट एनर्जी है बच्चों, दिख रहा है आपको। ठीक है,
फॉर हाइड्रोजन एटम z इक्वल टू 1 इतना आता है, मैंने निकाल के दिखाया। द स्टेट n इक्वल टू 1 हैज़ द लोएस्ट मोस्ट नेगेटिव एनर्जी। पहला है तो ऑब्वियस सी बात है, पहले ऑर्बिट एनर्जी क्या होगी बच्चों, कम, सबसे लोएस्ट है -13.6 eV, ठीक है, ओके। सो जैसे जैसे ऊपर जाते एनर्जी बढ़ती, इन्फिनिटी की एनर्जी बच्चों कितनी है, 0, तो 0 बड़ा है, ये छोटा है, ठीक है, ओके। फॉर हाइड्रोजन एटम इट इज इतना होता है, मैंने निकाल के दिखाया। RCH रीडबर्ग कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू इतनी होती है बच्चों। सॉल्व करने के बाद आपको सॉल्व नहीं करना है, यहाँ पे डायरेक्ट दिखा है, इसको डायरेक्ट देख के लिखो, इतना ही आता है। एक और चीज़, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, मैं लिख देता हूँ। टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू U/2, दैट इज अ पोटेंशियल एनर्जी बाय 2 टर्न, यहाँ पे लिखा है। तो टोटल एनर्जी ये है बच्चों आपकी, ये है बच्चों काइनेटिक एनर्जी, और ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी। सो आगे जाके मैं तो लिखने ही वाला हूँ, फिलहाल इतना लिख लो। टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। और एक चीज़, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है बच्चों, बाइंडिंग एनर्जी के बराबर होता है आयोनाइजेशन एनर्जी के, काम आएगा आपको आगे जाके। सो अभी फिलहाल इतना नोट कर लो। तो आई होप कि आपको सब चीज़ समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना, बाकी करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।